ओके। वॉइस चेक करो, आ रही है ऊपर? ठीक है ना? ओके, स्टार्ट करें। चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। कल का क्लास कैसे लगा? तो अगर मोटिवेशन लग रहा हो कि ठीक ठाक जगह पे आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो बने रहिएगा अगले 60 दिन तक। ओके। उससे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी, और कुछ अच्छा हो या ना हो। वैसे हम कोशिश करेंगे कि और भी टीचर्स को, और जो और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए, वो टीचर्स को लेके आए। ठीक है? लाइक जैसे अभी DSSB का एग्जाम आने वाला है, CTET भी आएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के उनके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आएंगे, तो और भी सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं हम कोशिश करेंगे कि वो भी टीचर्स हम लेके आए अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके। अभी क्योंकि साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अभी हमारे साथ बने रहिए। चलिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अब सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने वीडियो बाद में देखा तो पता चला कि वो आपको सिलेबस दिख नहीं रहा था। तो चलिए आज आपको वो सिलेबस दिखा देता हूँ मैं। चलो। अगर बात करें तो मैंने बोला था कि आपका जो साइकोलॉजी है उसको 6 यूनिट में डिवाइड कर रखा है मैंने। ओके। अब ये इससे क्या होता है कि मैं भी प्लानिंग से चलूंगा, आप भी प्लानिंग से चलेंगे। आपका ये रहेगा कि अच्छा ये सर ने ये वाला पूरा यूनिट करा दिया है, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। उससे क्या होगा कि जब हमारे सामने हमें पता होता है ना कि हमारा ये कोर्स, ऐसे टिक करते हो ना आप सिलेबस पे कि ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया, ये वाला वीडियो देख लिया था, तो उसके बाद क्या है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी गैप्स नहीं रह गए हैं हमारी मतलब साइकोलॉजी में। तो मैं ये PDF भिजवा दूंगा आपके लिए। आप एक हार्ड कॉपी में फोटो कॉपी करा लेना, इसका रखना अपने पास। जैसे जैसे क्लास हो जाए, ये वाला अटेंड किया लेक्चर, टिक कर लिया, ये वाला लेक्चर समझ में आ गया, टिक कर लिया। जो समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो पे जाके दोबारा देख लीजिए वीडियो। ओके। तो जैसे मैंने बताया था कि जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो मैंने 6 यूनिट में डिवाइड कर रखा था। ओके। जिसमें पहली यूनिट का नाम क्या था? जिसमें पहली यूनिट का नाम था साइकोलॉजी। तो इसमें हमने कल थोड़ा बहुत जाना था, साइकोलॉजी क्या होती है, कहाँ से आई थी, कौन लेके आया था, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है। कल अच्छी तरह जाना था ना। साइकोलॉजी कहाँ, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था? ग्रीक का था। कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड साइकोलॉजी से आया था। किसने कॉइन किया था? तो एक आदमी का नाम था, पकड़ के लाए थे, जर्मन फिलोसफर था। क्या नाम था उसका? रडोल्फ गॉकेल नाम था। कब की बात है? तो 1590 की बात है, मतलब 1519 की बात है, मतलब 16वीं सेंचुरी की बात है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो 16वीं सेंचुरी में क्या हो रहा था? स्टडी ऑफ सोल। फिर क्या बन गया था? स्टडी ऑफ माइंड। देन क्या बन गया था? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब उसके बाद क्या बन गया था? स्टडी ऑफ बिहेवियर। तब से लेकर अब तक क्या चल रहा है? स्टडी ऑफ बिहेवियर चल रहा है। ओके। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी क्यों पड़ रही है। भाई आप तो पर्टिकुलर अपनी सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हो, तो आपको साइकोलॉजी की क्या जरूरत है, आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है। तो मैंने बताया था कि आपको क्योंकि इंटरेक्शन किसके साथ करना है? लर्नर के साथ करना है, और वो ह्यूमन बींग्स है। वो तो आदमी है, या फिर मेल है या फीमेल है, तो उसका अलग अलग एप्टीट्यूड है, अलग अलग इंटेलिजेंस है, अलग अलग पर्सनैलिटी है। क्योंकि हम उसके बारे में जानना है, इसलिए हमें साइकोलॉजी को पढ़ना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी का जितना हिस्सा एजुकेशन में हम यूज कर रहे होते हैं उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी का बोल देते हैं। ओके। तो चलिए, ऐसे ये 6 यूनिट थी। दूसरा यूनिट जो शुरू हम करेंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट से कोरिलेट करेगा। ओके। इसमें हम क्या मैंने बताया था डिटेल में कि डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट की हम थ्योरिया करने वाले थे, जिनमें जीन पियाजे आ गए, लेव बैगोस्की आ गए, जिनमें कोहलबर्ग आ गए, जिनमें अगर हम बात करें तो जॉन बॉबली आ गए, जिनमें बात करें तो एरिक इरिक्सन आ गए। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट से कोरिलेट करते हुए कुछ थ्योरियाँ दी हैं। सेकंड यूनिट में पढ़ रहे थे। थर्ड यूनिट में लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्नर के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की।
भाई हमें पता है कि आदमी जो बना हुआ है वो किसके बेसिस पे बना हुआ है, तो टू बेसिस पे बना हुआ है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके बना हुआ है। तो हेरिडिटी से के बेसिस पे क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के बेसिस पे क्या हो सकते हैं। तो ये सब हम करेंगे यहाँ पे। इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, कल मैंने आपको बताया था क्या क्या करना है। एंड पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो 6 यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी टीचिंग के लिए। अगर 6 यूनिट में बहुत सारे ऐसे हैं जैसे टीचिंग स्टाइल हो गया, टीचिंग स्किल्स हो गया और टीचिंग मेथड्स हो गए, अगर वो आ गए आपको तो आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज में आप मास्टर हो तो अच्छी बात है, हो सकता है उसमें साइंटिस्ट बन जाओ, बट क्या आप टीचर बन पाओगे? नहीं। टीचर टीचर के लिए क्या चाहिए? टैलेंट ऑफ टीचिंग, मतलब क्लियर है। अगर किसी आदमी में टीचिंग एप्टीट्यूड है, दैट मीन्स दैट पर्सन नो हाउ टू टीच। अगर वो हाउ टू टीच आ गया, देन आप अपनी सब्जेक्ट को किसी के भी साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो, इजी बना सकते हो। तो तो ये जो जो मैंने बताया था, ये फर्स्ट यूनिट में था। सेकंड में ये ऐसे ऐसे चैप्टर्स खुलेंगे, फिर सोशलाइजेशन, जेंडर, इमोशंस, ये सब हम डिटेल में कर रहे होंगे। और देन फिर यूनिट थर्ड में लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे डिटेल में। ओके, एक मिनट दीजिए बस मुझे। तब तक ये हेडिंग डालिए। चलो, चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये स्कूल्स क्या होते हैं। ओके, तो हम नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपसे ही जुड़ा हुआ है। देखिए आप अगर देखें, एनवायरनमेंट में देखें, अपने आसपास देखें, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कूल्स जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को रिलेट कर ले। मान लीजिए ये 3 टाइप्स ऑफ स्कूल है, ऐसे ले लेते हैं। ये 3 स्कूल है, आपके ही स्कूल हैं। ये किससे एफिलेटेड है? ये सीबीएसई से है। ओके, ये किसी स्टेट बोर्ड से है, मान लीजिए यूपी बोर्ड से है। और ये मान लीजिए इंटरनेशनल बोर्ड से है किसी से, तो ये क्या होगा? आईसीएससी हो गया। अब ये जो स्कूल्स के बोर्ड के बेसिस पर अलग अलग थे, इनमें क्या है? इनके फीचर्स, इनके रूल और रेगुलेशंस, इनका करिकुलम स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पर ये अलग अलग हैं या नहीं है। भाई सीबीएसई क्या कर रहा है कि ये हम पढ़ाएंगे, इस टाइप से हमारा करिकुलम होगा, ये हमारे ऐसे एवेल्यूएशन सिस्टम, हमारी एवेल्यूएशन टेक्निक्स होगा, ये पर्टिकुलर सिलेबस रखेंगे, ये वाली सब्जेक्ट्स रखेंगे, यही तो है। ऐसे ही डिफरेंट बोर्ड्स क्या कर रहे होते हैं, उनका भी यही होता है कि ये थॉट रखेंगे, ये सब करिकुलम होगा, ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिवीजन यहाँ पे करेंगे। वैसे ही आईसीएससी की बात कर लेते हैं, उनके भी कुछ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, उनका करिकुलम स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी इवेल्युएशन टेक्निक्स अलग अलग होती है। वो हो सकता है सेमेस्टर वाइज में ले रहे हो सकता है जो भी उनके प्रिंसिपल्स बने हुए हैं अलग अलग उनके नेचर के बोर्ड पे। अब इनमें क्या हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एक थॉट, मतलब यहाँ क्या है, एक तरह के विचार हैं। भाई एक तरह के विचार के लोग हैं, इधर भी एक तरह के विचार के लोग होंगे। किसके बेसिस पे? करिकुलम और इसके बेसिस पे। वैसे ही साइकोलॉजी में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए। उसकी आइडियोलॉजी कुछ कहती थी, कुछ की थॉट प्रोसेस कुछ थी। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने किसी चीज पे फोकस किया, किसी ने किसी चीज पे फोकस किया। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब जब एक जैसी सोच नहीं है, एक जैसी आइडियोलॉजी नहीं है, तो फिर अलग अलग थॉट विच होंगे। तो उन्होंने अपने क्या किया, एक का मान लिया ग्रुप्स बन गए। मान लीजिए ये पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप है, ऐसे करके कितने स्कूल्स बन गए? 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बन गए। तो मान लीजिए ये 7 पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा स्कूल है। अब इसमें क्या हो रहा होगा, ऐसे लोग होंगे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट होंगे जिनकी एक आइडियोलॉजी है, जो एक चीज के बारे में बात करते हैं, जिनके थॉट्स मैच करते हैं। इनमें से एक एक आदमी होगा जिसने सबसे पहले इस चीज के बारे में बात की होगी। वही क्या बन जाता है, जो सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में बात करता है वो उस चीज का फादर बन जाता है। क्या बन जाता है?
फादर बन जाता है। ओके, ऐसे ही इसमें होंगे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होंगे, उनके एक तरह के विचार होंगे सेकंड स्कूल में, और जो जिसने पहले काम किया होगा वो उस चीज का क्या बन जाएगा, उस स्कूल का क्या बन जाएगा, फादर बन जाएगा। ऐसे ही सेवन स्कूल्स में हम करने वाले हैं। ओके, अब देखिए करना क्या है, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हम करेंगे क्या। हम क्या करेंगे, हम स्कूल का नाम जानेंगे कौन सा स्कूल है, फिर दूसरी बात जानेंगे कि इस स्कूल में बात क्या हुई है, किन किन लोगों ने बात की है, मतलब उसके जो स्कूल है उसके पीछे थॉट्स क्या है, उसके पीछे थॉट्स क्या लगी हुई है। ओके, वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात जानेंगे फादर ऑफ पर्टिकुलर डेट स्कूल, मान लीजिए जो स्कूल है उसमें सबसे पहले काम काम किसने किया, उस वही फादर बन जाएगा, तो फादर ऑफ डेट स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उस आदमी से जुड़ी हुई कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम्स में पूछी जाती है या एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात कर लेंगे। मैंने क्या बोला, पहले हम बात करेंगे स्कूल का नाम क्या है, दूसरी बात क्या करेंगे, उस स्कूल का फादर क्या है, फादर ऑफ डेट स्कूल कौन है। फादर का मतलब हो गया जिसने हमें बनाया वही तो हमारे पिता होते हैं, तो इसका मतलब जिस स्कूल पे सबसे पहले जिस आदमी ने बात की है वो उसका फादर हो जाएगा। तीसरी बात करेंगे कि वो कहाँ से है। ओके, चौथी बात कर लेंगे उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ओके, तो ये हम 4 से 5 बातों को बात कर रहे होंगे। तो चलिए पहला स्कूल डाल लेते हैं। तो पहले स्कूल का नाम है स्टकलिज्म, क्या है, पहला स्कूल का नाम है स्टकलिज्म, स्ट्रक्चर से जो बना हुआ है ये आई है। ओके, क्या है, पहले स्कूल का नाम स्टकलिज्म। हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, संरचनावाद, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, संरचनावाद। अच्छा, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, कुछ स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर सा दिख रहा है। तो इस स्कूल की थॉट क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या बात कर लेते हैं, स्कूल की थॉट क्या होगी, जो मैंने कहा कि पहली चीज क्या जानेंगे, थॉट क्या है इसके पीछे, तो विचार क्या रहे। तो ये वाले लोग, ये वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पे, किसके पे, माइंड के पे। तो अगर पूछा जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म है वो किस पे फोकस करता है, तो किस पे फोकस करता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। किस पे फोकस कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ओके, तो अगर पहले ही पहला क्वेश्चन बनाएगा व्हाट इज द थॉट बिहाइंड स्ट्रक्चरलिज्म, तो हम क्या पहुंच जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के पास, कि भाई चल तेरी जरूरत है ऑप्शन में लगाना है, उठा के लेके आएंगे। दूसरी बार मैंने बोला था कि दूसरी क्या पूछेगा कि फादर कौन है इस स्कूल का, फादर का मतलब सबसे पहले जिसने काम किया होगा, तो इस स्कूल का फादर कौन है, विलियम वोंट, कौन है, विलियम वोंट है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये विलियम वुंट थे कौन सर, तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये विलियम वुंट थे, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, कौन से थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, अच्छा इतना पता चल गया। अगर दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताइए फादर ऑफ स्टकलिज्म, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, विलियम वुंट के पास, चलो लगाना है तो मैं। अच्छा, विलियम वुंट कौन था, तो जर्मनी के कौन थे, साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर है, इतना हो गया। अब विलियम वुंट से कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो विलियम वुंट से जुड़ी हुई है। ओके, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये विलियम वुंट कौन से वाले विलियम वुंट हैं, वही वाले विलियम वुंट हैं जिन्होंने फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी खोली थी। इसका मतलब क्या है सर, कि देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में किसने किसने किया था, इन्होंने ही किया था। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसने बनाई थी, इन्होंने ही बनाई थी। तो पूछा जाता है कि फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी कब खुली थी, किसने खोली थी और कहाँ पे खुली थी। तो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा ओपन थी, विलियम वुंट के द्वारा। कहाँ की बात है, तो एक लिप्जिंग शहर है, कहाँ का है सर, तो जर्मनी का है, ये भी जर्मनी के थे ना, तो जर्मनी की बात है। कब की बात है ये, तो 1879 की बात है, कब की बात है, 1879। अब देखो 4 5 क्वेश्चन जहां से जो बनने वाले हैं उनके बारे में देख लिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी कहाँ पे खोली गई थी, तो लिप्जिंग जर्मनी में। व्हेन वाज फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी वाज फॉर्म, तो कब, 1879 में। वाई हुम, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, विलियम वुंट के पास। मैंने कहा जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है को रिलेट करते हुए अब कर ली कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड के लेवल पे। अब बात कर लेते हैं इंडिया में, इंडिया में किसने खोली थी, किसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहले किसने खोली थी। ओके,
ये कलर ले लेते हैं, ये अलग से लिख लेना यहाँ कौन है। अगर इंडिया की बात करें, किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, तो देखिए इंडिया में खोली गई 1916 में। कब खोली गई, 1916 में। कहाँ पे खोली गई, तो कलकत्ता में। कहाँ पे खोली गई, तब कलकत्ता होता था, आज का क्या है ये, कोलकाता है। क्लियर है। किसने, डॉक्टर S.N. गुप्ता ने। ओके, समझ में आ गया। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उसने पूछा है कि फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इंडिया में कब खोली गई, तो 1916 1916 के पास पहुंच जाएंगे। किसने खोली, तो डॉक्टर S.N. गुप्ता ने खोली थी। कहाँ पे खोली है, तो कलकत्ता में। अगर सबसे पहले की बात करें, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी कहाँ पे खोली गई थी, तो लिप्जिंग जर्मनी 1879। किसके पास पहुंच जाएंगे, विलियम वुंट के पास। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। स्कूल का नाम क्या है, स्टकलिंग, संरचनावाद। इसके पीछे थॉट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। किस पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है दिमाग का। ओके, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे यहाँ से जुड़े हुए, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस किया है। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पूछेगा, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर, संरचनावाद के जनक कौन है, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, विलियम वुंट के पास। अब सेकंड स्कूल के पास पहुंचे, क्लियर है, हटा दूं ये। ओके, चलो अब हम बात करेंगे दूसरे स्कूल की। किसकी, दूसरे स्कूल की बात कर लेते हैं। दूसरे स्कूल का नाम क्या है, तो फंक्शनलिज्म। क्या नाम है, फंक्शन के बाद आई ये लगा देना, तो फंक्शनलिज्म हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे प्रकारवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकारवाद बोलेंगे। ओके, अब जान लेते हैं। मैंने बताया था दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दिमाग से बताना है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि इस स्कूल के पीछे थॉट क्या है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थॉट क्या रहने वाली है इस स्कूल की। अच्छा, क्या दिख रहा है इसमें, कुछ दिख रहा है, फंक्शन कुछ दिख रहा है, हाँ सर फंक्शन तो दिख रहा है। तो इसमें क्या है, थॉट, हाउ टू माइंड फंक्शन। भाई दिमाग काम कैसे करता है, कौन से स्कूल में बात हो रही है, सारी फंक्शनलिज्म में बात हो रही है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु इज द फादर ऑफ दैट स्कूल, मतलब हु इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद के जनक कौन है। तो किसके पास पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे विलियम जेम्स के पास। किसके पास, विलियम जेम्स के पास। ओके, चलिए हमने विलियम जेम्स के पास पहुंच गए। अब मैंने कहा था कि इन कहाँ के हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कहाँ के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, कौन थे ये, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इतना क्लियर हो गया। देखिए पेपर में नहीं पूछा जा रहा कि ये कहाँ से हैं, बट मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जिससे लगे कि हाँ पता है कि कहाँ का आदमी था। हाँ, ये पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, विलियम जेम्स के पास। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि नई कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। तो ये वही वाले विलियम जेम्स हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है। क्या लिखी है, बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है, तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो पेपर में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो किसके पास जाएंगे, विलियम वुंट के। चलिए सर आपका ऑप्शन में जरूरत है, उठा के लाइए लगा दीजिए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, क्या जाना। सबसे पहले व्हाट इज द थॉट बिहाइंड फंक्शनलिज्म, तो किसके पास गए थे, हाउ टू माइंड वर्क, दिमाग काम कैसे कर रहा है। दूसरी बात क्वेश्चन आएगा हु इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, विलियम जेम्स के पास। कौन से विलियम जेम्स, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और कौन से विलियम जेम्स, वो वाले जिन्होंने एक बुक लिखी है, क्या नाम है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ओके, क्वेश्चन बना लोगे अगर आएगा तो, अगर एक दो नंबर जितने में भी आएगा आप बना लोगे। तीसरे नेक्स्ट स्कूल के पास पहुंच जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्कूल की बात कर लेते हैं। थर्ड स्कूल का नाम है आपका साइको एनालिसिज्म। क्या नाम है, साइको एनालिसिज्म। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, मनोविश्लेषणवाद। क्या नाम है, मनोविश्लेषणवाद। तो साइको एनालिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि थॉट क्या है सर इसके पीछे, मतलब इस स्कूल में किस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं लोग। तो किसकी बात करेंगे, थॉट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ दिख रहा है, साइको, साइको का मतलब हो गया माइंड, साइकी। एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया, एनालिसिस करना। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनालिसिस ऑफ माइंड हो रहा है।
क्या हो रहा है इस स्कूल में? एनालिसिस ऑफ माइंड। अब देखिए स्ट्रक्चर के भी बारे में बात कर रहे हैं, किस और कैसे काम करता है इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, सोचता कैसे इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो एनालिसिस में तो बहुत सारा ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया। जब हम किसी भी चीज का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस में हम सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। तो साइको एनालिसिस के पीछे थॉट पता चल गई क्या है? तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द थॉट बिहाइंड साइको एनालिसिस, तो क्या बोल जाओगे? एनालिसिस ऑफ माइंड। क्या हो रहा है? सब कुछ एनालिसिस ऑफ माइंड हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसके फादर कौन है, जनक कौन है? ये भी क्वेश्चन आएगा ना। तो किसके पास पहुंचेंगे? सिगमंड फ्रॉयड। किसके पास? सिगमंड फ्रॉयड के पास। कौन से वाले सिगमंड फ्रॉयड? वही वाले जिन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत पॉपुलर आदमी है, जिन्होंने इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है। जब कर रहे होंगे जब बताएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे ये आदमी। कौन था? डॉक्टर था एक तरह के। किसका? दिमाग का। ओके क्लियरली समझ में आ गया। तो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? एनालिसिस ऑफ माइंड किया है। अच्छा और इनसे क्या किया जाना जाता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है? तो चलो समझ लेते हैं बुक कौन सी लिखी है इन्होंने। एक बुक होती है एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम है? एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। अरे सपने देखते हो रोज रात को? क्यों देखते हो? क्यों ऐसे सपने आते हैं? इस बुक को पढ़ लेना, पता चल जाएगा। एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। समझ में आ गया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा। कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्लियरली समझ में आ गया? इतना क्लियर है? क्वेश्चन पहला मतलब स्कूल का नाम क्या है? ये कौन सा स्कूल था? थर्ड स्कूल था। क्या नाम है? साइको एनालिसिज्म। क्लियरली समझ में आ गया? हिंदी में बोले तो मनोविश्लेषणवाद। किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रॉयड के पास पहुंच जाएंगे। थॉट क्या है? तो एनालिसिस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। कौन से वाले सिगमंड फ्रॉयड हैं? जिन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। सपनों का विश्लेषण। भाई अगर जो आप सपने देखते हो आपको पता करना है कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं, मैं क्यों सोचता हूँ, तो क्लियरली पता चल जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। पढ़िए बहुत अच्छी बुक है। अच्छा कहाँ से थे? तो ऑस्ट्रेलियन थे। क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया? माइंड का एनालिसिस किया है। माइंड का एनालिसिस किया है। थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। क्या बोला है इन्होंने, इसे हटा देते हैं। ओके इन्होंने क्या किया? माइंड के दो एस्पेक्ट दिए। कितने एस्पेक्ट दिए? दो एस्पेक्ट। तो पहला एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। पहला एस्पेक्ट था कॉन्क्रीट एस्पेक्ट। कौन सा था? कॉन्क्रीट एस्पेक्ट। इन्होंने बताया कि देखिए माइंड के दो एस्पेक्ट होते हैं। ए कॉन्क्रीट एस्पेक्ट। अच्छा बी कौन सा होता है? बी डायनामिक एस्पेक्ट। कौन सा होता है? डायनामिक एस्पेक्ट। अब समझेंगे कि होता क्या है सर जी, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए कॉन्क्रीट एस्पेक्ट तीन चीजें हैं, मतलब तीन हिस्सों में बांट दिया इन्होंने माइंड को। कॉन्क्रीट मतलब माइंड के हिस्से को तीन हिस्सों में बांटा है। पहला कौन सा है? कॉन्शियस माइंड। कौन सा है? कॉन्शियस। ओके। दूसरा कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड। कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड की बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा कौन सा है? कॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। क्लियर है? अब इन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा माइंड है ना ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ कॉन्शियस है, कुछ अनकॉन्शियस है और कुछ सबकॉन्शियस है। तो बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि देखिए लगभग 90% सब क्या है? अनकॉन्शियस है, अवचेतन है। 10% के आसपास क्या है? कॉन्शियस है। और ये बाकी धुंधला धुंधला क्या है? सबकॉन्शियस। समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए स्ट्रक्चर ले लेते हैं एक, समझते हैं, इससे समझेंगे। ओके ये हटा देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए ये माइंड है, ये क्या है? माइंड है। इसके तीन हिस्से कर लेते हैं। मान लीजिए ये कर लिया, ये वाला हिस्सा, मान लीजिए कौन सा वाला हिस्सा? ये पूरा इधर वाला है जो यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा ले लिया इन्होंने? कॉन्शियस ले लिया है। कौन सा ले लिया है? कॉन्शियस। ये वाला हिस्सा कौन सा है? अनकॉन्शियस हो गया। कौन सा है? अनकॉन्शियस है। तो ये कितने परसेंट था? 90%। ये कौन कितने परसेंट था?
10%। और ये जो लाइन दिख रही है इसे मान लेते हैं सबकॉन्शियस। क्या मान लेते हैं? सबकॉन्शियस। तो इन्होंने बताया कि देखिए हमें इतना पता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके फॉर्म में जमा होती है, स्कीमास के फॉर्म में होती है या नहीं होती है। भाई क्या होता है, मान लीजिए आपने देखा सुना कुछ भी, तो एक स्कीमा तैयार होगा पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का। एक ऐसे सोचिए ये कंप्यूटर है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन ली एक फोल्डर में डाल दी। करते हो या नहीं करते हो? वैसे ही हमारा दिमाग फंक्शन करता है। क्या करता है? कुछ इन्फॉर्मेशन की पॉकेट बनाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम, स्कीमा, और दिमाग में डाल देगा। कौन से वाले में? कॉन्शियस में। तो मान लीजिए अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? सीडीपी पढ़ रहे हो। आपका माइंड क्या करेगा? इस सीडीपी क्लास का एक स्कीमा बनाएगा, एक फोल्डर बनाएगा और फिट कर देगा यहाँ पे, और पहुंच जाएगा किस जगह पे? इस जगह पे, कॉन्शियस में। मतलब ये आपको याद है जो आपने पढ़ा था। फिर क्या करोगे आप? इसके बाद हो सकता है खाना खाओ, फिर उसके बाद हो सकता है और कोई लेक्चर लो, हो सकता है उस घूमने जाओ, जो भी करो, हर चीज का एक स्कीमा तैयार हो रहा होगा। मान लीजिए अगर ये सीडीपी क्लास का स्कीमा यहाँ था, अगर नेक्स्ट कोई काम किया तो ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। नया यहाँ पे आ गया ये वाला, यहाँ 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 यहाँ। ऐसे ही धीरे धीरे 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे बाद जो नया जो चीज आपने पढ़ी थी वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? इस सबकॉन्शियस वाली लाइन पे पहुंच जाएगी। मतलब धुंधली धुंधली हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने इस वाली इंफॉर्मेशन को 24 घंटे बाद दोबारा से रिवाइज कर लिया तो फिर से ये कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई? भाई जैसे ही रिवाइज करेंगे तुरंत यहाँ कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे। एक रूल सुना था 1721 कि किसी भी चीज को एक बार याद कर लो, फिर उससे एक दिन बाद याद कर लो, फिर उसे 7 दिन बाद याद कर लो, और उसे 21 दिन बाद याद कर लो। लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो वो यही है। क्या हुआ, एक दिन में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए अभी 10 बज रहे हैं, आज आपने सीडीपी पढ़ा, ये कल के 10 तक कहाँ तक पहुंच जाएगी? सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगी। और पता चल जाएगा कि अब ये धुंधली धुंधली हो गई है। मतलब आधा याद है आधा नहीं याद है, आधा याद है आधा नहीं याद है। अब क्या करना है? आपने रिवाइज कर लिया 5 मिनट में, अब यहाँ पे पहुंच गई। अब माइंड को पता चल गया भाई इसने रिवाइज किया है ये, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट थिंग है। अब जिस चीज को एक दिन लग रहा था यहाँ तक जाने में, अब दोबारा जाने में कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। आज 7 दिन बाद आपने फिर संडे को रिवाइज कर लिया ऐसे। अब माइंड को पता चला कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोर इंपॉर्टेंट थिंग है, तो फिर इसका हिस्सा बनाए रखेगा। अब फिर आपने क्या किया? 21 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिया उसी चीज को। अब माइंड को पता चल जाएगा भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोर इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसे किसका आप हिस्सा रखना है? कॉन्शियस का। तो वो इंफॉर्मेशन किसका हिस्सा बन जाएगी? कॉन्शियस का। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो वो कहाँ पहुंच जाएगी? अनकॉन्शियस में। वो तो आपको भी नहीं पता कि हमारे दिमाग में क्या क्या पड़ा है। ऐसा बोला जाता है कि जब हम पैदा हुए तब से लेके, पैदा होने भी छोड़िए, जब से हमारे सेंसेस डेवलप हुए हैं पेट के अंदर, माँ के पेट में होते हैं। वो वाली कहानी सुनिए अर्जुन की, अभिमन्यु वाली। अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। अर्जुन ने चक्रव्यूह वाला कला उसको बताई अभिमन्यु की माँ को। अभिमन्यु ने पेट में ही वो कला सीख ली कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है। इसका मतलब सेंसेस डेवलप हो जाते हैं तब से लेके आप जब तक मरोगे। जब तक आपने जो देखा, जो खाया, जो सुना, जो पिया, सब आपके दिमाग में है। बट डिपेंड करता है कि कुछ कॉन्शियस में है जो हमें याद है, और बाकी सब कहाँ पे है? अनकॉन्शियस में, जो हमें याद नहीं है। भाई बचपन के कुछ मूवमेंट याद है ना? बहुत सारे याद नहीं है, कुछ याद है। क्यों याद है? कि आपने वो बार बार याद कर लिए हैं। भाई 1721 वाला रूल छोड़िए, आपने अभी कोई इंसिडेंट हो जाए और ऐसा इंसिडेंट आपके साथ बचपन में हुआ हो, तुरंत आपके माइंड रिकॉल करेगा यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो देन आपने फिर से रिवाइज कर लिया उसे। आपने हजारों बार उन चीजों को जो बचपन की याद है उन्हें रिवाइज कर रखा है, तो वो किसका हिस्सा बन गई हैं? कॉन्शियस का हिस्सा बन गए हैं। बाकी सब क्या पड़ा है? अनकॉन्शियस में पड़ा है। अच्छा सर, इसका मतलब हम ज्यादा याद करेंगे तो कॉन्शियस तो 10% है, इसका मतलब खत्म हो जाएगा। भैया ये जीबी तो है नहीं 1 GB कि 2 GB हो के डाटा। मान ली 1 GB है तो 1 GB का 10% इधर है, 90% इधर है। कितना जीबी है या कितना टीबी है पता ही नहीं है। तो इसका मतलब 10% का भी बहुत बड़ा है। तो आप जितना रख सकते हो उतना कॉन्शियस में रख सकते हैं। बट क्या करना पड़ेगा? 1721 एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा। किसी भी चीज को आज पढ़िए तो कल याद कर लो, फिर 7 दिन बाद उसे रिवाइज कर लो, फिर 21 दिन बाद उसे रिवाइज कर लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा? वो इन्फॉर्मेशन आपके कौन से वाले हिस्से की पार्ट बन जाएगी? कॉन्शियस की। कौन से वाले हिस्से की पार्ट बन जाएगी? कॉन्शियस माइंड की पार्ट बन जाएगी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को?
अगर नहीं याद करोगे तो आज पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो क्या बन जाएगी, अनकॉन्शियस के। भाई अब तक कितनी सब्जेक्ट पढ़े हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग सीटेट के लिए पढ़ चुके हो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, हो सकता है किसी ने ना पढ़ी हो, पहली बार पढ़ रहा हो। डिपेंड करता है कि आपने इस चीज को रिवाइज कितने किया है, रिवाइज कितनी बार किया है। ओके, चलिए अब दूसरा एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। पहले एस्पेक्ट की बात कर ली, कॉन्क्रीट एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट क्या था, डायनामिक एस्पेक्ट था। सिगमंड फ्रॉइड ने डायनामिक एस्पेक्ट भी दिया था। दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा क्या था, डायनामिक एस्पेक्ट। तो इन्होंने बताया कि देखिए हमारे माइंड के डायनामिक एस्पेक्ट में भी 3 चीज होती हैं। क्या क्या होती हैं, चलो, एक होता है एद। क्या होता है, एद। दूसरा होता है ईगो। ओके, नेक्स्ट होता है सुपर ईगो। नेक्स्ट क्या होता है, सुपर ईगो। तो उन्होंने बताया कि होता क्या है कि देखिए जो एद होता है ना, वो हमेशा चाहिए इसे मजा, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। अच्छा, बच्चे के अंदर कब से होता है, तो बचपन से ही होता है, बाई बर्थ आता है। क्या आता है, बाई बर्थ आता है। दूसरी बात, सुपर ईगो कब आता है, तो अप्रोक्स 3 ईयर के आसपास आ जाता है, 3 साल के आसपास आ जाता है। किस पे बिलोंग करता है, मोरल प्रिंसिपल पे। इसे आइडियल आदमी रहना है, इसे मोरलिटी चाहिए, इसे रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, और इसे क्या चाहिए, हमेशा मजा चाहिए। अब हमारे दिमाग में 2 सोच चलती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो यही है, एद क्या है, नेगेटिव, और सुपर ईगो क्या है, पॉजिटिव। पर क्या 3 साल से पहले होता है, ये नहीं होता। बच्चे को अगर कुछ चाहिए, 3 साल से छोटा बच्चा है, अगर उसे रात को भी कुछ चाहिए ना, तो उसे चाहिए, बिकॉज ऑफ उसे उसके माइंड में अभी क्या नहीं डेवलप हुआ है, सुपर ईगो तो है नहीं, वो तो ईद ही है, तो वो प्लेजर प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। 2 साल के बच्चे को कभी भी कुछ भी चाहिए तो उसे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ऑफ एद। अभी उसके माइंड में एद है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे, वो नहीं जानना कि रात हो रही है, वो उसे मतलब नहीं है कि ये गंदी चीज है, उसे मतलब नहीं है कि इसे खाना है या नहीं खाना है, बट अगर उसे मन है तो वो चाहिए ही चाहिए। क्लियरली समझ में आया। आप कहोगे आप उसे कोई खिलौना देख गया, अच्छा लग गया, उसे चाहिए, आपके पास पैसे हैं, ठीक मानी कि मैं शाम को दिलाऊंगी पैसे लाके, नहीं अभी चाहिए, बिकॉज मोरल प्रिंसिपल तो है नहीं, सुपर ईगो तो अभी डेवलप नहीं हुआ है। जैसे ही सुपर ईगो आता है तो अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा भाई। 3 साल के बाद एक चीज, जब तक एक चीज काम कर रही है तो सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरी चीज भी आ जाए, वो जो मोरलिटी बताए कि भाई ये गलत कर रहा है, तो फिर क्या आएगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है या नहीं, दोनों लड़ेंगे आपस में कि नहीं, कि ये कर के ये कर। उसके लिए फिर तीसरा काम आता है ईगो। ये वो वाला ईगो नहीं है जो आप बोलते हो कि इसका ईगो हर्ट हो गया, उसके लिए मॉरलिटी वर्ड होता है, गलत जगह पे गलत शब्द यूज कर रहे हो तो आगे से मत करना। किसी बोलते हैं ना कि इसमें बहुत ईगो है, ईगो नहीं होता, वो उसकी मॉरलिटी होती है जो डिजाइन हुई है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। जबकि आप उसे जज कर रहे हो तो अपनी मॉरलिटी के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो गलत कर रहे होते हो। तो ईगो बहुत बढ़िया चीज है, होता क्या है, दोनों में बैलेंस कराता है। ये किस पे काम करता है, बैलेंस प्रिंसिपल पे। एग्जाम्पल से और समझेंगे कैसे। ये क्या करेगा भाई, जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये एक रास्ता निकाल के देता है कि भाई देख ये कर ले, इससे क्या हो जाएगा, दोनों पूर्ति हो जाएगी। करता है दिमाग, नहीं करता, एक आइडिया देता है ना। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, ओके, चलिए मॉल में चले गए। मान लीजिए आप, ये मान लीजिए आपको छोड़ते हैं, कोई और मान लेते हैं, ओके, ये ले लेते हैं, ये ठीक है, ओके। मान लीजिए कोई महिलाएं हैं और ये कहाँ पे गई हैं, मॉल में गई हैं। चलिए ये मॉल में पहुंच गई, ओके। अब इन्हें एक क्या आया, बहुत अच्छी लग रहा है ड्रेस, कोई ड्रेस थी, ये बहुत अच्छी लग रही है, ओके। पहन के देखा, बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा, फिर उसके बाद प्राइस टैग देखा, देखा ये तो 10,000 रुपए की है। पॉकेट में कितने थे, 5,000 थे, और पीस कितने का है, 10,000 का। अब पॉसिबल तो है नहीं लेना, भाई इतना नहीं है। अब दिमाग क्या करता है, अब फिर दिमाग एडवाइस देगा, मतलब इधर क्या कहेगा, चाहिए ही चाहिए, पैसे तो है नहीं। ये क्या बोलेगा, सुपर ईगो, भाई तेरे पास पैसे नहीं है, तू ले नहीं दे सकता। ये कहेगा कि मुझे चाहिए, तो ये थॉट लगाएगा कि एक काम कर, ऐसा कर ले, किसी दूसरे वाले पीस से इसका प्राइस टैग चेंज कर ले। पहले बहुत सारे लोग करते थे ना, क्या किया, ड्रेस अच्छी लग रही है, दूसरी ड्रेस से प्राइस टैग चेंज कर लिया, आके बिलिंग करा ली। ऐसे लोगों ने किया, पकड़े भी गए। तो कौन एडवाइस दे रहा है, इध दे रहा है कि भाई एक काम कर, दूसरी 5,000 वाली ड्रेस का प्राइस टैग इससे चेंज कर ले और ले जा। फिर सुपर ईगो क्या कर रहा है, भाई पकड़ा जाएगा, रहने दे, गलत कर रहा है, कह रहे नहीं पकड़ा जा रहा, मैं निकल जाऊंगा, पहले भी किया है मैंने। ये कह रहा है हो सकता है आप पकड़ा जाए, मत कर।
फिर ये आएगा, वानी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब किसका रोल आ गया, ईगो का। ये क्या करेगा, एडवाइस देगा। वानी देख भाई 5,000 है तो मतलब सही से तरह से तो ले नहीं सकते, तो ये क्या एडवाइस दे रहा है कि एक काम कर सकते हैं, पर माननी पड़ेगी दोनों को कि क्या, एक काम करते हैं, पूछते हैं किससे, मान लीजिए मॉल मॉल नहीं था, दुकान थी, के ऑनर से पूछते हैं कि भैया ये पीस है, मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या तो मैं कल ले जाऊंगी, जब तक आप इसे रख रखिए, किसी को और को मत देना। या दूसरा एडवाइस ये है कि अभी मैं ले जाती हूँ, 5,000 रुपये जमा कर लो, 5,000 रुपये मैं घर से भिजवा दूंगी। कौन एडवाइस दे रहा है, ये ईगो। दोनों से बोलता है, अगर देख मान गया तो लेके चलेंगे इस सूट को, इधर को समझाता है, अगर नहीं माना तो छोड़ के जाना पड़ेगा, इधर को समझाता है। समझ में आ गया। अगर वो क्या कर रहा है, बैलेंस की सिचुएशन कर रहा है, एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो दोनों को संतुष्ट कर दे। किसका काम कर रहा है, ईद का काम कर रहा है। अच्छा देखिए, जब आपके पास ईद हावी हो गया, ये दोनों वीक हो गए, मान लीजिए सुपर ईगो इसके सामने कमजोर पड़ गया, और ईगो ने भी जो रास्ता दिखाया था वो भी कमजोर पड़ गया, तो आप कुछ ना कुछ अनएथिकल कर रहे होंगे। अबे चोर होते हैं या कोई और जो जितने भी क्राइम क्रिमिनल होते हैं, वो उनका क्या हावी हो जाता है, ईद हो जाता है। जितने भी रेपिस्ट होते हैं, मान लीजिए उनके अंदर एक फीलिंग आई, ओके। अब क्या कर रहे हैं, ईद ने बोला कि चाहिए चाहिए, प्लेजर चाहिए उन्हें, सेक्सुअल चाहिए। अब सुपर ईगो क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप नहीं कर सकते। ईद कह रहा है नहीं, चाहिए ही चाहिए। अब फिर ईगो का रोल आता है, भाई देख ले कोई और पॉसिबल सॉल्यूशंस हो और तरीके से आप सेटिस्फेक्शन ले लीजिए। बट ईद क्या कह रहा है, चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अनएथिकल चीज करते हैं और रेपिस्ट बन जाते हैं। उस टाइम पे उन पर्टिकुलर, बाद में देखा होगा आपने, रो रहे थे, सिर पकड़ के बैठे हुए थे, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे उनका क्या हुआ था, ईद हावी हो गया था। क्या हावी हो गया था, ईद हावी हो गया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया आप क्लास के लिए आने वाले हो आज, ये आपको पता था कि जय सर की क्लास आएगी 10 से 11, कितने बजे आएगी, 10 से 11, 10 to 11 जय सर की क्लास आने वाली थी, कल से पता था, और आप मेंटली प्रिपेयर थे कि क्लास लेनी है। अभी क्या हुआ, 9:30 बजे के आसपास आपकी दोस्त आई और बोली चल घूमने चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं। अब इध क्या कह रहा है, चल भैया घूमने चलते हैं। सुपर ईगो क्या बोलेगा, अरे जय सर की क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, ले ले। इध क्या कह रहा है, अरे देख लेंगे, रहने दे, चल घूमने चलते हैं। सुपर ईगो क्या बोल रहा है, भाई इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर ले ली तो फ्यूचर बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी। वो क्या कह रहा है, अरे देख लूंगा। इध क्या कह रहा है कि नहीं, चल घूम ले। फिर आएगा ईगो, क्या आएगा, ईगो रोल में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। ईगो क्या बोल रहा है, देख भाई इस फ्रेंड को बोल कि 10 से 11 क्लास है, 11 के बाद घूमने चलेंगे, पहले क्लास ले ले और फिर घूमने चले जा। किसने एडवाइस दिया, ये ईगो ने दी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो हमारा नेगेटिव माइंड है वो क्या है, इट इज एद। जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंड है वो क्या है, सुपर ईगो। बट जो रास्ता दिखाता है वो कौन दिखाता है, ईगो। कौन दिखाता है, ईगो दिखाता है। क्लियरली समझ में आ गया। अब इस वाले, अब इतना पता चल गया कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। जब पता चल गया तो दिमाग को पागल बना सकते हैं हम कैसे, भाई इतना पता है कि अगर इसके पीछे जाएंगे तो बर्बाद होना है, किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो बर्बाद होना है। भाई जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, इसके पीछे अगर हम गए, इसके सुझाए रास्तों पे गए, तो ये तो बर्बाद कर देगा। हाँ ये भी कभी कभी गलत डाल सकता है, मान लिया ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ सच बोलना बढ़िया चीज है, बट सच बोलने की वजह से किसी का लॉस हो जाए, आपका कुछ मतलब आपका कुछ जा नहीं रहा था, आपने सच बोल दिया और किसी की जान चली गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कुछ गलत भी हो सकता है। हाईएस्ट सिचुएशन में मोरलिटी पहुंच गई तो आपकी, हो सकता है या नहीं हो सकता। बट आप किस पे बनी रही है, ईगो पे। मतलब पॉसिबल सॉल्यूशंस रखिए, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस पे काम करिए, वो ईगो एडवाइस देगा आपको। तो इध पे नहीं जाना है। पता, ये जो हमें अपनी एम तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की कमी करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है, ईद। अगर समझ पकड़ में आ गया ईद, तो फिर पकड़ के रखिए इसे। क्लियर है या नहीं है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, मैंने 3-4 एग्जांपल ले लिए हैं। अगर आप अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट कल डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। चलिए तो ये स्कूल कर लें। इसमें स्कूल में क्या पढ़ा था, सबसे पहले स्कूल का क्या नाम था, साइको एनालिसिस था। किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। हो क्या रहा था, एनालिसिस ऑफ माइंड होने वाला था। कौन से वाले सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था, एनालिसिस ऑफ ड्रीम नाम बुक का था। इन्होंने 2 एस्पेक्ट दिए थे माइंड के, कौन कौन से, कॉन्क्रीट एस्पेक्ट और दूसरा डायनामिक एस्पेक्ट। कॉन्क्रीट एस्पेक्ट में क्या था,
कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10%, अनकॉन्शियस 90% और सबकॉन्शियस धुंधला धुंधला। इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, स्कीमास के फॉर्म में, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे जाती है 7 डेज में, कैसे 21 डे में। अगर मान लिया आपने रिवाइज ही नहीं की, आज मैंने कोई चीज पढ़ी और मैंने कभी रिवाइज नहीं की, तो देन वो किसका पार्ट बन जाएगी, अनकॉन्शियस का। बट अगर आज कोई मैंने चीज पढ़ी है, कल रिवाइज कर ली, 7 दिन बाद रिवाइज कर ली और फिर 21 दिन बाद रिवाइज कर ली, तो पॉसिबल है वो मेरे किस वाले हिस्से का दिमाग पार्ट बन जाएगी, किस वाले हिस्से का बन जाएगी, कॉन्शियस का। अरे हम लेक्चर ले रहे हैं, कोई नोटबुक थोड़ी है। अब ये हो रहा है ऐसे, मैं कहानी की तरह आपको बता पा रहा हूँ। तो वजह क्या है कि ये पूरी जो सीडीपी की 60 क्लास है वो मेरे कौन से वाले माइंड का हिस्सा बन गई है, कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गई है। भाई मुझे तो पता है करे ये वाली लेक्चर्स मैं ऐसे लेके जाऊंगा, 1 घंटा में ये एग्जाम्पल्स होंगे मेरे। वजह क्या है, ऑफलाइन टीचिंग चल रही है, बहुत दिन से चल रही है। अब मैंने तो सीडीपी 2-3 बैचेस पढ़ा दिए। अब उसमें क्या हो रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन इतनी वाइड रिवाइज हो गई है, वो किसका हिस्सा बन गई है, सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है यहाँ पीपीटी खोल रखी है, पीपीटी पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, भाई वहां जो लिखा हुआ है उसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं। बस क्या हो रहा है, यहाँ पॉकेट्स खुल रही है। अच्छा ये वाला हिस्सा था, पढ़ा दिया। अच्छा ये वाला, यहाँ ये वाला छपा हुआ था, ये कर रख दिया। तो ये क्या है, इतनी बार रिवाइज हो गई है कि वो सारी इंफॉर्मेशन किसका हिस्सा बन गई है, कॉन्शियस माइंड का। दूसरा एस्पेक्ट कौन सा था, डायनामिक एस्पेक्ट। क्या क्या था, एद, ईगो, सुपर ईगो। एद कब आता है, बचपन से ही। किस पे काम करता है, प्लेजर, हमेशा मजा चाहिए। दूसरा सुपर ईगो कब आता है, 3 साल के आसपास आता है। सुपर ईगो किस पे काम करता है, मोरल प्रिंसिपल, मोरलिटी चाहिए उसे। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी डेवलप हो जाता है कौन सा, ईगो। तो 3 साल के आसपास ही ईगो आ जाता है। वो किसका काम करता है, वैलेंस का काम करता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। चलिए, मुझे लगता है आप कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्कूल करते हैं। तो हमने पढ़ा था नेक्स्ट स्कूल, चौथे स्कूल की बात कर लेते हैं। चौथे स्कूल का नाम है बेवरेज। कौन सा है, बेवरेज। अब बात कर लेते हैं बेवरेज क्या होता है। हिंदी में बोले तो व्यवहारवाद। हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, व्यवहारवाद। तो दोबारा दिमाग से पूछिए क्या क्या जानना है। पहली बात, क्या जुड़ा हुआ है, तो किसकी बात हो रही है, कंडीशनिंग की बात होगी। किसकी बात होगी, कंडीशनिंग की। बिहेवियर को कंडीशनिंग करना है, ट्रेन करना है। ओके, तो थॉट क्या है, कंडीशनिंग। क्लियरली समझ में आ गया। क्या है, प्रैक्टिस। अरे डंडा वाला, आप कौन से एनसीएफ से पढ़े हो, 2005 से। तो ये तो डंडा वाला नहीं है। पहले क्या करते थे, डंडे से रटाते थे, व्यवहार में मॉडिफिकेशन करवा दिया, जो जबरदस्ती कैसे भी करके। वो बेवरेज वाली अप्रोच है। कौन सी वाली अप्रोच है, बेवरेज वाली। तो पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ बेवरेज, व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो पहुंचे उस आदमी के पास। उस आदमी का क्या नाम है, जेबी वॉटसन। क्या नाम है, जेबी वॉटसन। सर जी ये कहाँ के थे, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना। तो ये कहाँ के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत होगा। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा स्कूल है चौथा, वेब्रिज। हिंदी में बोले तो व्यवहारवाद। किस पे बात हो रही, कंडीशनिंग ऑफ माइंड, ऑफ बिहेवियर। ओके, ये इसका थॉट हो गई। किसने दिया है, हु इज द फादर ऑफ वेब्रिज, तो किसके पास पहुंच जाएंगे, जेबी वॉटसन के पास। उठा के लगा देंगे। कहाँ के थे, तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा इनसे अगर थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो एक थ्योरी कराएंगे लर्निंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने दी है, अपने बच्चे पे ही क्या किया, रिसर्च की। ओके, उस लर्निंग थ्योरी को, पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे अभी आज। मतलब यहाँ इतना ही सही है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है। तो कौन सा स्कूल हो गया, चौथा स्कूल हो गया। चलिए नेक्स्ट स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, अरे स्कूल का नाम क्या है, व्यवहारवाद। किसने दिया है, जेबी वॉटसन। मतलब हु इज द फादर ऑफ वेब्रिज, तो जेबी वॉटसन। किसकी बात हो रही है, थॉट क्या है, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर इज लर्निंग। मतलब ये वाला स्कूल क्या बोलता पता है, लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग है मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर दैट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो अनुभवों के द्वारा घटित होती है। व्यवहार में जो मॉडिफिकेशन हुए हैं अनुभवों के द्वारा, वही तो लर्निंग है। इन्होंने भी बोला है, ये सब बोलते हैं ये लोग। चलिए नेक्स्ट स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो नेक्स्ट स्कूल का नाम है कॉग्निटिज्म। क्या नाम है, कॉग्निटिज्म।
हिंदी में क्या बोलेंगे सर इसे? संज्ञानवाद। क्या बोलेंगे? संज्ञानवाद। तो किसकी बात हो रही होगी? तो कॉग्निशन पे पहुंच जाए। कॉग्निशन में किसकी बात हो रही होगी? तो देखो थिंकिंग की बात हो रही होगी, लॉजिक की बात हो रही होगी, क्रिएटिवनेस की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? क्रिएटिवनेस की बात हो रही होगी। ये सब चीजों के बारे में बात हो तो समझ पहुंच जाइए किसके पास, कॉग्निटिज्म के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा फादर कौन है सर इसके? तो चलिए फादर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिज्म? तो एक आदमी का नाम है जेरोम ब्रूनर। क्या नाम है? जेरोम ब्रूनर। कौन से वाले जेरोम ब्रूनर? जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर है या नहीं है? ये कौन थे भाई? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन से वाले जेरोम ब्रूनर? जिन्होंने लर्निंग के टाइप्स दिए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। जब करेंगे डिटेल में करेंगे। क्लियरली समझ में आ गया? यहाँ पे इतना याद रखना है कि कॉग्निटिज्म के फादर कौन है? जेरोम ब्रूनर। कौन से वाले ब्रूनर? जिन्होंने लर्निंग के 3 टाइप्स दिए थे, इनएक्टिव लर्निंग, आइकॉनिक लर्निंग एंड सिंबॉलिक लर्निंग के बारे में बात की थी। क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा स्कूल में और कौन कौन लोग हैं? जीन प्याजे का नाम सुना है? इसी से जुड़े हुए हैं। लेव वाइगोस्की का नाम सुना है? इसी स्कूल से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? तो जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? कौन सा स्कूल हो गया ये? पांचवा हो गया कि छठ? ओके पांचवा हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ें। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें और रिवाइज कर लेते हैं। सिक्स जो फिफ्थ स्कूल्स का क्या नाम है? कॉग्निटिज्म। हिंदी में बोले तो संज्ञानवाद। हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिज्म? तो जेरोम ब्रूनर है। क्या है? लॉजिक की बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है, क्रिएटिवनेस की बात हो रही है। क्लियरली समझ में आ गया? कहाँ के थे जेरोम ब्रूनर? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर है? आगे चलो नेक्स्ट स्कूल के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्कूल का जो नाम है उसका नाम है गेस्टाल्टिज्म। क्या नाम है? गेस्टाल्टिज्म। ओके। तो क्या किसकी बात हो रही होगी सर इसमें? किसकी बात हो गई? चलो कर लेते हैं। तो देखिए गेस्टालिस्ट में जितने भी लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो बात दो चीजों के बारे में बात करते हैं। एक तो बोलते हैं कि देखिए जो होल है ना किसी भी चीज का, वो ग्रेटर देन है। किससे? होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। मतलब किसी भी चीज के टुकड़े करें और उसका कंप्लीट चीज वो ज्यादा होती है। कैसे? मान लीजिए ये कोई है, मान लिया आप कोई स्टूडेंट है ये, अब क्या कर दिया? ये इनके टुकड़े कर देते हैं, गर्दन अलग रख दी। इनका नाम मान लीजिए नेहा है। क्या नाम है? नेहा नाम ले लिया इस लड़की का। टुकड़े कर देते हैं। चलो गलत हो जाएगा, लड़की के टुकड़े नहीं करने। ओके। मान लीजिए ये कोई लड़का है, लड़के के भी नहीं करने, कोई भी है। ओके। कोई थिंग है, उसके टुकड़े किया, ये इधर आगे आधा इतना रखा, आधा इतना रखा, आधा इधर इतना रख लिया। अब इसकी कोई वैल्यू है, कोई आइडेंटिटी है? नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग पड़ी हुई है। पर जब एक साथ आई तो क्या बन गया? ये एक नया बन गई थी, या और कोई थिंग बन गई थी, फैन बन गया था। मान ली पंखे से ऊपर पंखड़ी वाला हिस्सा अलग कर दिया, स्टैंड अलग कर दिया और जाल उसका अलग कर दिया, तो क्या हो गया? वो उसे हम फैन बोल लेंगे? नहीं, जब एक पास मिल जाएंगे एक साथ जब काम करने लगेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे? फैन बोलेंगे। तो ये क्या बोलते हैं? द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। तो बार बार पूछा जाता है कि द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स किस वाले स्कूल से जुड़ी हुई संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है? तो किससे जुड़ा हुआ है? गेस्टाल्टिज्म की बात हो रही है। समझ में आ गया? तो द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो गेस्टाल्टिज्म से। दूसरी बात क्या करते हैं ये? दूसरी बात करते हैं परसेप्शन की। किसकी बात करते हैं? परसेप्शन की। कैसे? चलो ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आदमी है। ओके। ये भी कोई आदमी है। ओके। और ये कुछ बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? कुछ बना हुआ है। अच्छा इसके लिए ये क्या है? इसके लिए ये क्या है? 6 है या नहीं है? और जबकि इसके लिए क्या है? 9 है। जबकि चीज तो एक ही थी, थिंग तो एक ही थी, बट दोनों लोगों के लिए अलग अलग हो गई या नहीं भाई? उसने ऊपर से देखा तो उसके लिए क्या है? 9। इसने नीचे से देखा तो क्या हो गई? 6। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? परसेप्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? परसेप्शन। तो देखिए जो हमारा नजरिया होता है ना वो कैसे बनता है? वो हमारे
इन्वायरमेंट से बनता है, हमारे कल्चर से बनता है, हमारी सोसाइटी से बनता है, हमारे आसपास के जितना भी सोशलाइजेशन हुआ है हमारा, उससे हमारा नजरिया बनता है। जो चीज़ किसी के नजरिए में बहुत सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है। क्लियरली समझ में आ गया? क्योंकि परसेप्शन की बात हो रही है। एक ही चीज़ मेरे लिए वो बहुत बुरी हो सकती है, आपके लिए वो बहुत अच्छी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज ऑफ परसेप्शन, बिकॉज ऑफ नजरिया मेरा। क्लियर है? अच्छा, तो स्कूल का नाम पता चल गया सर। आप ये बताना भूल गए कि दिया किसने है, तो चलो बता देते हैं, है ना? ये तो भूल ही गए किसने, हु इज द फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, तो बता देते हैं किसने दिया है। तो फादर की बात करें तो फादर के नाम पे कौन मिलेंगे यहाँ पे? यहाँ मिलेंगे वर्दीमर। कौन मिलेंगे? वर्दी। हिंदी में कोई वर्दी मीर बोलता है, कोई वर्ड हाइमर बोलता है, तो कुछ जो प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा लगे कर लेना। बट हमारा तो क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हु इज द फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, तो कौन है? वर्दीमर है। कौन है? वर्दीमर है। अच्छा, दूसरी बात के गेस्टाल्टिज्म में थॉट क्या है, तो क्या है? परसेप्शन की बात हुई है, नजरिए की बात हुई है, और देन द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट, मतलब अपने हिस्सों से कोई चीज ज्यादा होती है जब वो एक हिस्से में होती है, जब कंप्लीट होती है। क्लियरली हो गया? इतना कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट स्कूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्कूल की बात करें तो सेवन स्कूल का नाम है ह्यूमनिज्म। क्या नाम है? ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। ओके, तो इतना समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही होगी? सुप्रीम कौन है? ह्यूमन है। कौन है? ह्यूमन है। ओके, मानवतावाद की बात होगी इसमें। क्लियरली समझ में आ गया? अब बात आती है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद के जनक कौन है? तो दो आदमी देखने को मिलेंगे ऑप्शन में। एक का नाम है अब्राहम मैस्लो। क्या नाम है? अब्राहम मैस्लो। स्पेलिंग देख लेना, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करेक्ट कर लेना। ओके। अच्छा, दूसरा नाम क्या है सर जी? दूसरा नाम बता देते हैं। दूसरा नाम है कार्ल रॉजर्स। सर अब हमें क्या करना है? ये तो दो नाम हो गए, बताते हैं क्या करना है। देखो, अगर एक ही ऑप्शन आए, इन दोनों में से एक आए तो लगा ही देना है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। मान ले पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, इनके दर्शन हो जाएं या इनके, अगर एक के ही दर्शन हो तो कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पता चला कि दोनों ही ऑप्शन में है सर, तो फिर क्वेश्चन पे देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर सिंपली लिखा हुआ है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, तो किसको टिक करना है? कार्ल रॉजर्स को, अगर दोनों ऑप्शन है तो। और पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, क्या? स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। देखिए चालाक हो गए हैं एग्जाम लेने वाले। पहले बस पूछा जाता हु इज द फादर ह्यूमनिज्म, तो आदमी अब्राहम मैस्लो या कार्ल रॉजर्स जो मिल जाता था लगा देते थे। अब क्या दोनों ऑप्शन देने लगे हैं, तो क्या करना है? अगर दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं कि अब्राहम मैस्लो भी हैं, कार्ल रॉजर्स भी हैं, तो क्वेश्चन के पास जाइए, नजर घुमाइए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, बस ह्यूमनिज्म दिख रहा है, तो किसके पास जाएंगे? कार्ल रॉजर्स के पास। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, ये वर्ड जोड़ दिया, तो किसके पास पहुंच जाएंगे? अब्राहम मैस्लो के पास। भाई कौन से वाले? अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने नीड की हायरार्की दी है, बताया ना कैसे सेफ्टी नीड्स की बात की है। उससे पहले बेसिक नीड्स की बात की है, देन सेफ्टी नीड, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात की है, देन देन कौन सी नीड्स की बात की है? सेल्फ स्टीम नीड की बात की है, देन उसके बाद हाईली जो नीड्स होती हैं मोरलिटी वाली, उनके बारे में बात की है। तो किसने बात की है? अब्राहम मैस्लो ने बात की है। जब कराएंगे नीड की हायरार्की, तब अब्राहम मैस्लो को डिटेल में कर रहे होंगे। तो देखिए, ये सेवन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हो गए। ये क्या हो गए? सेवन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो लिख देते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे पहले था स्टकलिज्म। कौन सा था? स्टकलिज्म। ओके। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा था? फंक्शनलिज्म। कौन सा था? फंक्शनलिज्म। तीसरे की बात करें तो कौन सा था? साइको एनालिसिज्म। था या नहीं था? था सर जी। ओके। नेक्स्ट कौन था बिहेवियरिज्म। कौन सा था? बिहेवियरिज्म। ओके। नेक्स्ट बिहेवियरिज्म था। फिर देन क्या था? कॉग्निटिज्म था। देन क्या था? गेस्टाल्टिज्म था।
था या नहीं था? और नेक्स्ट क्या था? ह्यूमनिज्म था। यही तो थे। तो ये 7 हो गए। एस, एफ, पी, बी, सी, जी, एच। याद कर लेना। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो क्या डिस्कस किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो आज हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कर लिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, अब पूछने लगा है, बजाय क्या कि उनके पास क्वेश्चन खत्म हो गए हैं सीडीपी के। आपने देखा होगा पहले क्या अस्सी टेट में जीन प्याजे को पूछता था, वाइगोस्की को पूछता था। अब जीन प्याजे और वाइगोस्की नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि भाई जीन प्याजे और वाइगोस्की तो हम बहुत सालों से पूछ रहे हैं, अब तो सब बच्चों को आते हैं। भाई हर बच्चे को आते हैं, तो देन अब वो नई चीज कॉन्सेप्ट को एग्जाम्स में पूछने लगे हैं, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पूछने लगे हैं हु इज द फादर ऑफ पर्टिकुलर स्कूल, एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछने लगे हैं उस पर्टिकुलर आदमी की। तो हमने सारा डिटेल में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कर लिया है। जिस वजह ने ये वाली क्लास स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को लेकर ले ली, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अगर कोई डाउट हो फिर भी कमेंट में बता देना। अच्छा, और दूसरा काम क्या करना है, देखिए अगर अच्छा लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो भाई चैनल को लाइक करना है या नहीं करना है? वीडियो को तो लाइक करना ही करना है आपको। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें इसे शेयर कर सकते हो वीडियो को। ओके, उनसे बोल सकते हो आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए, आप भी खुद सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब क्या होगा, मैंने सोचा है फ्री एजुकेशन के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि ये देखिए बहुत सारे लोग ये पेड बैचेज में भी नहीं देते, इतना डिटेल में और इतना डीप, और इस तरह से पेड बेचेज में भी आपको हो सकता है ना मिले, बट मैं ये फ्री में लेके आया हूँ। तो उसके पीछे विजन है, मेरा सोच है कि हर बच्चे के पास अब ये एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। भाई अगर मेरे पास कुछ लर्निंग्स हैं, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैं उन्हें शेयर कर सकता हूँ, और वो किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, उनकी उसकी वजह से उसका एग्जाम निकल सकता है, इससे अच्छी क्या बात है? भाई आपकी कुछ करने से किसी दूसरे का बहुत कुछ हो रहा है, तो कर देना चाहिए। तो देखिए हम अगर इतना डेडिकेशन के साथ, इतनी कॉन्सिस्ट, इतना मतलब लाइक इतनी एनर्जी के साथ आपके साथ आ रहे हैं, तो देन थोड़ा सा आपके भी एफर्ट चाहिए, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैंने बोला क्या करना है, 10 बजे से 11 बजे तक क्लास होने वाली है ये, उससे पहले 10 मिनट पहले कॉपी लेके बैठ जाना, जो आज कराया था, जो आज हुआ है कल रिवाइज कर लेना। फिर ये 7 डेज तक क्लासेज होंगी, 7 दिन का एक साथ के याद कर लेना। आइए मैं 7 स्कूल से 5 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे, आराम से कर लोगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं, पहला रिवाइज करके देन नेक्स्ट क्लास में आना है। ओके, 10 से 11 कल मिलते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ये हम